चलिए तो साथ के साथ दूसरी वीडियो में हम इसकी पढ़ने जा रहे हैं कि एक फ्लास्क में NaOH का सांद्र जलीय विलयन लेकर तथा उसमें सफेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े डालकर, क्या कहा, एक फ्लास्क में हमने क्या लिया, NaOH ले लिया, ये सांद्र जलीय विलयन लेकर जल मिला दिया इसमें, इसको अच्छे प्रकार से घोल दिया तो ये बन गया सांद्र जलीय विलयन। उसमें सफेद फास्फोरस यानी कि ये जो फास्फोरस है इसके टुकड़े डाल दिए, कोल गैस प्रवाहित करते हैं, CO2 प्रवाहित करते हैं, जिससे फ्लास्क में उपस्थित वायु विस्थापित हो जाती है। जो फ्लास्क के अंदर वायु थी वो तो कोल गैस ने बाहर निकाल दी, ठीक है। अब फ्लास्क को पहले धीरे धीरे फिर तेजी के साथ गर्म करने पर PH3 गैस बनती है। फिर हम क्या करते हैं, इसको तेजी के साथ गर्म करते हैं और तेजी के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बन जाती है, PH3 यानी कि फॉस्फीन गैस बन जाती है, जो जल में डूबी निकास नली से बाहर वायुमंडल में आती है। निकास नली लगी हुई होती है, उसके द्वारा कहाँ आती है, वायुमंडल में। PH3 के साथ कुछ मात्रा में बनी P2H4, क्या, P2H4 की अशुद्धि वायु में स्वतः प्रज्वलित हो जाती है, यानी कि वायु में आते ही उसमें स्वयं ही आग लग जाती है, ठीक है ना। और सफेद धुएं के छल्ले वायु में उड़ने लगते हैं। ये जो सफेद धुएं के छल्ले हैं, ये इन्होंने जो कहा सफेद धुएं के छल्ले, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये अलग से पूछा जाता है क्वेश्चन। सफेद धुएं के इन छल्लों को वोर्टेक्स रिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वोर्टेक्स रिंग, ठीक है ना। वोर्टेक्स रिंग, गोल गोल छल्ले ऐसे बनते चले जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही छल्ले बनते हुए चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं, ऐसे छल्ले बनते जाएंगे धुएं के, सफेद धुएं के। फिर आपने क्या कहा, जो मेटाफॉस्फोरिक अम्ल के होते हैं, काहे के बने हुए होते हैं, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल के। ये भी बात बहुत ध्यान रखने की है कि ये छल्ले काहे के होते हैं, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल के बने होते हैं। क्लियर होगी बात। अब देखो, PH3 खुद ज्वलनशील नहीं होती, फास्फोरस खुद आग नहीं पकड़ती, लेकिन इसकी ज्वलनशीलता P2H4 की अशुद्धि के कारण होती है। P2H4 की अशुद्धि इसमें मिली हुई होती है, इसलिए इसकी ज्वलनशीलता होती है ज्यादा। अब देखो, ये यहाँ पर रख देते हैं, रिएक्शन को इसको करते हैं। हमने कहा P2H4 प्लस क्या करेंगे, आपने 7O2 ले लेना है यहाँ, इजिकल टू इसके 2। अब देखो हाइड्रोजन के कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन के हमारे पास 4 दूनी 8, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर 2H2O तो यहाँ निकाल दूँ, 2 दूनी 4 और 2 कम 2, यानी कि 7 दूनी 14 में से 2 चले गए ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 में से 2 दूनी 4 चले गए, प्लस 4 तो रह गए हैं ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4H, ठीक है भाई, 4 यहाँ आगे, 4 यहाँ आगे, क्लियर। फास्फोरस के कितने बचे हुए हैं, 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4। ऑक्सीजन के कितने बचे हुए, ऑक्सीजन के 7 दूनी 14 में से 2 चले गए, 12 बच रहे, तो 4 की कितनी बार गुना करूँ कि 12 हो जाए, 4 तिया 12, ठीक है। ये बन जाता है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने कहा ये मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बनाया, इसके होते हैं वो वोर्टेक्स रिंग, ठीक। अब आगे चलते हैं शोधन। शोधन में क्या है, इसका शोधन करेंगे क्योंकि इसमें अशुद्धि मिली हुई है। देखो, इस प्रकार प्राप्त PH3 में H2 और P2H4 की अशुद्धियां होती हैं, मतलब हाइड्रोजन और फास्फोरस के हाइड्राइड की क्या होती हैं, अशुद्धियां मिली हुई होती हैं। अशुद्ध PH3 गैस को हिमकारी मिश्रण में रखी U आकार की नली में प्रवाहित करने पर P2H4 द्रवित हो जाती है। क्या द्रवित हो जाएगी, P2H4 द्रवित हो जाएगी। अब शेष गैस का क्यूप्रस क्लोराइड के अम्लीय विलयन में प्रवाहित करने पर PH3 गैस अवशोषित हो जाती है। कौन सी गैस, फॉस्फीन गैस अवशोषित हो जाती है। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। शेष गैस को जब क्यूप्रस क्लोराइड मतलब CuCl2 के साथ में क्या करेंगे, अम्लीय विलयन में प्रवाहित करेंगे तो PH3 गैस जो है वो अवशोषित हो जाएगी तथा H2 जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। इस विलयन को गर्म करने पर Cu2Cl2 विलयन अवशोषित PH3 को मुक्त कर देता है। जो Cu2Cl2 था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, PH3 को मुक्त कर देगा। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं भौतिक गुणों पर। भौतिक गुण क्या है, मतलब जो फॉस्फीन है वो रंगहीन होती है, सड़ी हुई मछली जैसी गंध की विषैली गैस होती है, विषैली होती है। जल में अल्प विलेय है, जल में पूर्ण रूप से
नहीं घुलती। क्लियर होगी बात। इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्यों? क्योंकि ये दुर्बल अक्षार है। कैसा है? दुर्बल अक्षार। कौन? फॉस्फीन का जलीय विलयन। समझ में आई बात। अब देखो, साधारण ताप पर शुद्ध फॉस्फीन वायु में स्वतः प्रज्वलित नहीं होती। भाई साधारण ताप पे शुद्ध फॉस्फीन को वायु में अगर हम जलाएं तो ये स्वतः प्रज्वलित नहीं होती है, परंतु गर्म करने पर यह भी जलने लगती है। अगर हम इसको गर्म कर देंगे तो ये जलने लगेगी। क्लियर। फॉस्फीन माइनस के 89.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रवित हो जाती है। मतलब इतने टेम्परेचर पर अगर हम इसको ले जाएं तो ये गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी और माइनस 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस में बदल जाएगी। मतलब अगर इतने टेम्परेचर पर ले जाएं, इतने डाउन में चले जाएं टेम्परेचर को ले गए फॉस्फीन के, तो ये बर्फ बन जाएगी, ठोस बन जाएगी, जैसे फ्रिज के अंदर बर्फ होता है। कम दाब पर pH3 व O2 का मिश्रण विस्फोट के साथ क्रिया करता है। क्या करता है? विस्फोट। हाँ, विस्फोट के साथ में क्रिया कर देता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखिए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण फिर अपना टॉपिक लेकर आते हैं हम लोग। फॉस्फीन के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्या भाई, केमिकल दिख रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। सबसे पहले नंबर 1 क्या आता है? नंबर 1 आता है ज्वलन। अब देखिए, ज्वलन की हम जब भी बात करते हैं तो हम उससे पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि आग लगाने की बात कर रहे हैं, जलाने की बात कर रहे हैं। और जलेगा कोई चीज कब? जब उसमें ऑक्सीजन होगी। तो यानी कि pH3 लेना है, 2pH3 प्लस O2 की प्रेजेंस में ही आग लगेगी। तो क्या करेंगे? फास्फोरस के 2 हैं तो हम यहाँ लिखेंगे P2O5 कर दूं प्लस 4 ऑक्सीजन। हाँ, हाइड्रोजन के 3 दूनी 6। तो हम क्या करेंगे? 3O2 यानी कि 3H2। 3 दूनी 6 थे ना, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 हो गए तो 2 की कितने बार गुना करूंगे? 8 हो जा, 2 चौक 8। बताओ जरा इतनी बात समझ में। ठीक है, इस तरह हमें रिएक्शन को करना है। अब अपघटन पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा क्या? ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं? तेजी पे तो नहीं चल रहा काम? ठीक चल रहा ना। वायु की अनुपस्थिति में 440 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म जब करते हैं तो फॉस्फीन जो है वो अपने अवयवों में टूट जाती है। काहे में टूट जाती है भाई? अपने अवयवों में। अवयव क्या हो? जिससे मिलकर के फॉस्फीन बनी थी, यानी कि फास्फोरस और हाइड्रोजन में टूट जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 2pH3 कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 440 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो टूट जाएगी अपने अपने अवयवों में। मतलब P2 प्लस 3 दूनी 6 यानी कि 3H2। 2H3 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, इसलिए 2 यहाँ ले आएगा पैरा पोजीशन में। ठीक है नहीं? तो हाइड्रोजन और फास्फोरस में टूट जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट है क्या? अक्षारीय प्रकृति। अब अक्षारीय प्रकृति में क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे pH3 प्लस HCl। भाई अगर अक्षारीय प्रकृति पढ़ रहे हैं तो हम सीधे सीधे अम्लों के साथ रिएक्शन करा देख रहे हैं। ठीक है नहीं? अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे तभी तो पता चलेगा ये अक्षार है क्या। कब? अगर यदि ये साल्ट बनाता हो, यदि ये लवण का निर्माण करता है तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? ये अक्षार है। अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो इसकी अक्षारीय प्रकृति का पता चल जाएगा। किसका? अक्षारीय प्रकृति का पता चल जाएगा। यानी कि pH3 एक हाइड्रोजन चला गया, pH4 और ये Cl, ये बन गया। जैसे NH4Cl, क्योंकि नाइट्रोजन भी तो इसी परिवार का है, इसी प्रकार से फास्फोरस क्लोराइड बन गया। अब हम ऐसे ही करते हैं रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हमारी आती है 2pH3 प्लस, यदि हम H2SO4 के साथ इसी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? अब देखो 2 हाइड्रोजन इसे दे दो तो हम क्या करेंगे? pH4 का वोल्टवाइज कर सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 चौक 8। भाई 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 8 इंटू यहाँ क्या है? SO4 बन गया क्या? बताओ। फास्फोरस
फोस्फोनियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया? फोस्फोनियम सल्फेट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा 4 नंबर, क्या है? क्लोरीन से क्रिया। कहां से भाई? क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, क्या होगा? PH3 प्लस 3Cl2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देखो 3 हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेंगे तो 3HCl बन जाएगा। 3 दूनी 6 में से 3 चले गए क्लोरीन के। अब हमारे पास कितने बच गए? 3 क्लोरीन के बच गए, में P के साथ चले गए, मतलब PCl3। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉस्फोरिल क्लोराइड बन गया और भाई आपका HCl बन गया। क्लियर होगी बात? अब आगे चलेंगे, एक एक रिएक्शन समझ में तो आ रही है। अब आगे आते हैं, सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम फास्फाइड और H2 बनाता है। देखो खाएंगे साथ, 5वां सोडियम के साथ क्रिया क्या करेंगे भाई? सोडियम के साथ क्रिया करेंगे, 2PH3 प्लस 6Na इज इक्वल टू, क्या करेंगे? 2 कॉमन है, आप 2 है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, यानी कि 2। अब देखो एक बात सुनो, Na के 6 हैं, अगर मैं P को पहले लूँ तो फिर वो निगेटिव प्रॉपर्टीज पहले आ जाएगी और पॉजिटिव बाद में आएगी, तो हम सोडियम के लेंगे 2Na3 और P के 2 हैं तो 2 एकम 2, सोडियम फास्फाइड बन गया। प्लस हाइड्रोजन के कितने निकले यहाँ से? 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन है तो 2 तो यहाँ लिखूंगा और 2 तिया 6 यहाँ करूंगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, धातु क्लोराइडों से क्रिया। एल्यूमिनियम व स्टेनस के क्लोराइड विलयन में फास्फीन को अवशोषित कर योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। ठीक है ना? ये देखो धातु क्लोराइड से क्रिया नंबर 6 है। धातु क्लोराइड से क्रिया कैसे करेंगे भाई? धातु क्लोराइडों से क्रिया, एल्यूमिनियम व स्टेनस के क्लोराइड जब विलयन में फास्फीन को अवशोषित कर लेते हैं तो योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। देखो कैसे भाई, ये 2PH3 प्लस SnCl4 इज इक्वल टू, तो पता है क्या बनता है? योगात्मक अभिक्रिया में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद, वो रिएक्टेंट 2 से 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में क्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं, इनटू क्या लिखेंगे? 2PH3, ये बन जाएगा। इसी प्रकार 2PH3 प्लस काहे के साथ? AlCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है? AlCl3 इंटू 2PH3, ये बन जाएंगे योगात्मक उत्पाद। क्लियर होगी? अब करते हैं धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। 7वें नंबर पर आते हैं, धातु लवणों से अभिक्रिया। अब धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? देखो 2PH3 प्लस 3CuSO4 इज इक्वल टू, Cu के 3 है, ये रे 3, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम? Cu3 फास्फोरस के 2 हैं, P2। अब देखो 3 दूनी 6 है और यहाँ पर SO4 के 3 है, तो मैं 3 कॉमन ले लूँ, 3H2SO4, ये बनेगा। क्लियर होगी बात? Cu3P2 यानी कि क्यूप्रिक फॉस्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 के रूप में अलग हो जाएगा। अब इसी प्रकार 2PH3 प्लस 3HgCl2 इज इक्वल टू, क्या करेंगे भाई? Hg के 3 हैं, फॉस्फोरस के कितने हैं? 2 हैं, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? Hg3P2 कर सकता हूँ, प्लस 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो मैं 6HCl भी कर सकता हूँ, यानी कि इस अभिक्रिया में आपको अम्ल प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं? अम्ल प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर होगी बात? फिर आगे चलते हैं, PaH3 और NO2 या NO के मिश्रण में विद्युत स्फुलिंग करने पर विस्फोट का कारण
बनता है। अगर इनमें थोड़ा सा करंट प्रवाहित कर दिया जाए, इनको मिला के फॉस्फीन को, जैसे PH3 प्लस 4N2O इज इक्वल टू, या PH3 इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो प्लस 6NO, इसको लेके यदि हम करंट प्रवाहित कर दें तो क्या होगा, तो यहाँ पर आग लग जाएगी। क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी। देखो कैसे, यहाँ क्या है, 4 दूनी 8 है, आप 4N2 अलग निकाल दो, यहाँ कितने हैं 6, यहाँ पर 3N2, 6N क्यों नहीं लिखा, 6N इसलिए नहीं लिखा क्योंकि गैस जब अलग होती है तो डायएटॉमिक रूप से अलग होती है, तो 2 यहाँ लिखना जरूरी है। बचा क्या क्या हमारे पास, ये देखो भाई H3PO4 बन रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे H3PO4, और यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 ले लेंगे कॉमन, 2H3, भाई 2H3 हो गया, तो 2 पी के हैं तो 2 एकम 2, ऑक्सीजन के 6 हैं तो 2 की कितनी बार करूं, 3 बार, तो H3PO4 और H3PO3 आपका इन रिएक्शंस में बन जाता है। अब हम इसके उपयोग पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक खत्म होने की कगार पे है और चैप्टर भी खत्म होने की कगार पे है, तो अब आप लोग इनको देखेंगे अच्छी तरह। उपयोग क्या है, धातुओं के फॉस्फाइड बनाने में, अभी अभी हमने काफी सारे फॉस्फाइड बनाए हैं कि नहीं। कैल्शियम फॉस्फाइड धुएं के पर्दे बनाने के काम आता है। क्या बनाने के काम आता है, धुएं के पर्दे बनाने के काम आता है। फिर का PH3 जो फॉस्फीन है, ये समुद्री यात्राओं में होल्म्स सिग्नल के नाम से संकेत के रूप में जाना जाता है और दिए जाते हैं। जब हम समुद्री यात्राओं पर जाते हैं या कोई युद्ध छिड़ जाता है समुद्र के अंदर, तो अपनी जीत का या अपना सिग्नल देने के लिए हम होल्म्स सिग्नल यानी कि वोर्टेक्स रिंग, जो कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड के बने हुए होते हैं, फॉस्फीन बनाने की विधि में प्राप्त होते हैं आपको, उनको हम सिग्नल दिखाते हैं, ठीक है ना। तो व्हाइट जब धुएं के छल्ले दिखाई देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारी टीम जीत गई है या हमारा देश जीत गया है या हमारे मित्र वहां पर हैं, हम फिर उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, करने में प्रयुक्त होती है। एक टीन के डब्बे में, इसको सीख लो कैसे बनाया जाता है, हम समझेंगे इसको कैसे बनाया जाता है। एक टीन के डब्बे में कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का मिश्रण लेते हैं, डिब्बे को बंद करके बंद करके उसमें ऊपर और नीचे सुराख करके समुद्र में डाल देते हैं। डिब्बे में डाले गए पदार्थ सुराखों के अंदर आते हैं, जो पदार्थ डाल रखे हैं वे सुराखों के अंदर आगे जल से क्रिया करके, जो अंदर आता है जल सुराख में और वो जो पदार्थ के संपर्क में आता है तो उससे क्रिया करके PH3 और P2H4 और C2H2 गैस बनाते हैं। P2H4 स्वतः ही जलने लगती है और इसे C2H2 भी जलने लगती है। जब P2H4 जलने लगे ना तो C2H2 भी जलने लगे, ठीक है नहीं। ये गैस से जलने पर चमकीला प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है, ये लाइट प्रोड्यूस हुई है, इससे जहाज की उपस्थिति का दूर से ही संकेत मिल जाता है। क्लियर होगी बात। संरचना देखो, PH3 एक सहसंयोजक यौगिक है। कैसा? सहसंयोजक यौगिक है। PH3 की अणु संरचना फास्फोरस परमाणु पर उपस्थित अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण पिरामिडीय होती है, ठीक है ना। कैसी होती है? पिरामिडीय। हाइड्रोजन फास्फोरस हाइड्रोजन कोण 93 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के? 93 डिग्री के बराबर होता है तथा फास्फोरस हाइड्रोजन बंध दूरी 142 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है? 142 पिकोमीटर होती है। देखिए, जो इसकी संरचना है पिरामिड के आकार की। फास्फोरस है 5 संयोजकता वाला होता है, ठीक है ना। कैसे होता है? फास्फोरस 15 है, 2 8 5, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से एक तो इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ बॉन्ड बना लिए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2। में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वे लोन पेयर के रूप में रहते हैं और ये लोन पेयर क्या करते हैं? बॉन्ड यानी कि जो हमारा पदार्थ होता है उसकी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिसबैलेंस कर देते हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके कारण रिपल्सन फोर्स ज्यादा काम करता है। समझ में आ गई बात? तो इसके कारण इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? PH3 के पिरामिड के आकार की हो जाती है। कैसी हो जाती है? पिरामिड के आकार की। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को आपके समाप्त कर पाए हैं, कक्षा 12 के, जो कि आपका क्या था?
चैप्टर तो अभी रह रहा है, अभी तो इसमें और भी रह रहे हैं टॉपिक भाई। फास्फोरस के ट्राई हैलाइड रह रहे हैं, इनको पढ़ने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए तो कोई नहीं, इनको भी पढ़ेंगे फिर चैप्टर को खत्म करेंगे। धन्यवाद।